नमस्ते। आज हम दो ऐसी सच्ची घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जहां सच सालों तक छुपा रहा और वो भी बहुत ही अजीब जगहों पर। हाँ, मतलब सोचिए किसी झील की एकदम गहराई में या फिर एक पुराने सेप्टिक टैंक में मानव अवशेष मिलना। ये दिखाता है कि राज कितने भी गहरे क्यों ना हो। वो सामने आ ही जाते हैं। हमारे पास इन मामलों से जुड़े कुछ स्रोतों के अंश हैं, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ गुमशुदगी की कहानियां नहीं है। इनमें न्याय की धीमी रफ्तार भी है, विज्ञान की तरक्की भी, और कभी-कभी सिस्टम की नाकामी भी दिखती है। सही कहा। तो पहली कहानी शुरू करते हैं इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट से, वॉस्ट वाटर, जो इंग्लैंड की सबसे गहरी झील है। हाँ, वहाँ 1976 में कुछ गोताखोर थे। उन्हें पानी के नीचे एक भारी सा बंडल मिला। और कमाल की बात यह है कि कई सालों तक वो उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए वजन की तरह इस्तेमाल करते रहे। है ना अजीब। मतलब उन्हें लगा कि शायद किसी ने वो किसी पालतू जानवर को फेंक दिया होगा, जैसा लोग करते हैं वहाँ। लेकिन 1984 में बात बदल गई। एक फ्रांसीसी टूरिस्ट थी, वो झील के पास लापता हो गई। अच्छा। तो एक दूसरे गोताखोर ने सोचा कहीं ये बंडल उसी टूरिस्ट का तो नहीं। उसने पुलिस को बता दिया। लेकिन जब वो बंडल खोला गया तो मामला कुछ और ही था। उसमें एक महिला के अवशेष थे, अधेड़ उम्र की, हाँ, और उनके हाथ में एक अंगूठी थी, शादी की अंगूठी, जिस पर लिखा था मार्गरेट 151163 पीटर। बिल्कुल मार्गरेट। इसी अंगूठी से पहचान हुई मार्गरेट हॉग। पता चला कि उनकी शादी 1963 में पीटर हॉग नाम के पायलट से हुई थी। हाँ, और उनके रिश्ते में काफी तनाव था। मार्गरेट का अफेयर भी चल रहा था, घर में झगड़े होते थे। अक्टूबर 1976 में वो कहीं छुट्टियां मनाकर लौटी अपने प्रेमी के साथ, और फिर अचानक गायब हो गईं। गायब हो गई। और पति ने, पीटर ने, करीब 1 महीने बाद रिपोर्ट लिखवाई। 1 महीने बाद, और कहा क्या कि मार्गरेट किसी और के साथ भाग गई हैं। ये कहानी अक्सर सुनने में आती है ना? हाँ बिल्कुल, पहली कहानी अक्सर यही होती है। मामला करीब 8 साल तक तो बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। फिर जब ये शव मिला तब पीटर के घर की तलाशी हुई, और वहां क्या मिला? खून के निशान मिले, और वैसी ही रस्सी मिली जिससे वो बंडल बांधा गया था। ओहो। तो फिर पीटर टूट गया। उसने मान लिया कि बहस हुई थी, और गुस्से में उसने मार्गरेट का गला घोंट दिया था। और शव? शव को उसने झील में फेंक दिया। कहा कि बच्चों की खातिर ऐसा किया, और अदालत में दलील दी कि ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। पल भर का गुस्सा। और जूरी ने मान लिया। हाँ, उसे हत्या का दोषी नहीं माना, मानववध का दोषी पाया, और सजा सिर्फ 4 साल। सिर्फ 4 साल। गला घोंटना, फिर शव छुपाना, ये पल भर का गुस्सा थोड़ा। हाँ, ये मार्गरेट के परिवार के लिए बहुत दुखद था, जाहिर है। वैसे वो फ्रांसीसी पर्यटक का क्या हुआ? उनके अवशेष भी बाद में मिले। 1985 में उनकी मौत गिरने से हुई थी, अलग मामला था वो। तो एक रहस्य तो सुलझा, भले ही देर से। लेकिन अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, कनाडा। हाँ, अल्बर्टा। एक 1977, एक और भयानक खोज। एक वीरान सा फार्म था। और वहां एक पुराने सेप्टिक टैंक से मानव अवशेष मिले, चादर में लिपटे हुए, रस्सी से बंधे हुए। प्रेस ने नाम दिया सेप्टिक टैंक सैम। शरीर की हालत बहुत खराब थी, गल चुका था। लेकिन एक अजीब बात हुई। हाँ, विडंबना देखिए। हत्यारे ने शव को जल्दी गलाने के लिए क्विक लाइम चूना डाला था। लेकिन नमी के साथ मिलकर उसी चूने ने शव को एक तरह से संरक्षित कर दिया, मम्मी जैसा बना दिया। तो वो अनजाने में एक सुराग छोड़ गया। बिल्कुल। ऑटोप्सी में पता चला कि पीड़ित को बहुत तड़पाया गया था। क्या मतलब? सिगरेट से जलाया गया था, टॉर्च से जलाया गया था, बुरी तरह पीटा गया था, और फिर .32 कैलिबर की बंदूक से 2 गोलियां मारी गई थी। हे भगवान, कितनी क्रूरता! हाँ, बहुत ज्यादा। और शुरुआती जांच में एक बड़ी गलती हुई। पीड़ित को श्वेत कॉकेशियन मान लिया गया, जबकि वो थे नहीं। और इसी वजह से पहचान में दशकों लग गए। चेहरे को फिर से बनाने की कोशिशें हुई 1979 में, फिर 2000 में भी। उससे कुछ अंदाजा लगा? हाँ, लगा कि शायद पीड़ित स्वदेशी इंडिजिनस मूल का हो सकता है, लेकिन पुख्ता पहचान नहीं हो पाई। तो फिर पहचान हुई कैसे इतने सालों बाद? असली कामयाबी मिली 2020 में, फोरेंसिक जीनियोलॉजी से। एक प्राइवेट लैब है, ऑथरम इंक, टेक्सास में। अच्छा। वो ऐसे मुश्किल डीएनए सैंपल्स पर काम करते हैं। उन्होंने उस खराब सैंपल से एक जेनेटिक प्रोफाइल बनाया, फिर पब्लिक डेटाबेस से मैच करके परिवार तक पहुंच गए? हाँ, पारिवारिक वृक्ष बनाकर रिश्तेदारों तक पहुंचे। और 44 साल बाद जून 2021 में पता चला। कौन थे सेप्टिक टैंक सैम? उनका असली नाम था गॉर्डन गॉडी सैंडरसन। मैनिटोबा के रहने वाले,
26 साल के स्वदेशी व्यक्ति थे 26 साल। और वो 60 स्कूप के शिकार थे। एक सरकारी नीति थी कनाडा में हाँ, मैंने सुना है। जिसमें हजारों स्वदेशी बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था। बिल्कुल, गॉडी 1970s के दशक के मध्य में लापता हो गए थे। और उनके परिवार ने रिपोर्ट नहीं की थी। परिवार ने गुमशुदगी रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शुरुआती गलत पहचान के पीड़ित श्वेत है, उस वजह से कभी सैम और गॉडी को एक ही व्यक्ति माना ही नहीं गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। सिस्टम की नाकामी का एक और उदाहरण। सही कहा। पहचान तो हो गई 44 साल बाद, लेकिन गॉडी के हत्यारे कौन थे ये आज भी एक सवाल है। तलाश अभी जारी है। तो ये थी मार्गरेट हॉग और गॉडी सैंडरसन की कहानियां। कितनी अजीब बात है, दोनों मामलों में सच ऐसी जगहों से सामने आया जहां कोई सोच भी नहीं सकता। और सालों लग गए, दशकों लग गए। हाँ, ये मामले हमें याद दिलाते हैं कि छुपी हुई चीजें भी आखिरकार सामने आ ही जाती हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे डीएनए और जीनियोलॉजी वो सच को उजागर करने में कितनी मददगार हो सकती है। लेकिन ये हमें उन अनसुलझे सवालों और अधूरे न्याय के बारे में भी सोचने पर मजबूर करते हैं ना? बिल्कुल। क्या वाकई हर रहस्य पूरी तरह सुलझ पाता है, या कुछ सवाल हमेशा बाकी रह जाते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।